हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 21। मुंबई कॉलेज। प्रिंसिपल संदीप के पीछे उनके सेक्रेटरी भी रूम के अंदर आ चुके थे। क्या अकीरा सच में प्रिंसिपल को जानता है? वहां पर सभी के मन में यही सवाल चल रहा था। वहीं नवी ये देखकर बिल्कुल फ्रिज हो चुकी थी और वह अविश्वास से ये सब दिखने लगा। अकीरा सच में प्रिंसिपल संदीप को जानती है? उसका रिश्ता क्या है? मिसेज कपूर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अकीरा सच में प्रिंसिपल को जानती होगी, और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। ये देखकर मिसेज कपूर थोड़ा झिझकते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, अकीरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये सुनकर प्रिंसिपल ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोले, मिसेज कपूर, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखिए। प्रिंसिपल संदीप की बात सुनकर मिसेज कपूर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बेद से बदतर हो गए। मिसेज कपूर ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और वह अपने मन में बोली, तो क्या हुआ अगर अकीरा प्रिंसिपल को जानता था? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पीटने की? अकीरा को इसकी सजा मिलेगी, कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड होकर। इतना सोचकर उसने प्रिंसिपल को देखा और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोली, प्रिंसिपल सर, आप जानबूझकर सिर्फ इसलिए उसे सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप अकीरा को जानते हैं। आप ये भी तो देखिए, अकीरा ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। वहीं अकीरा तो एंजॉय से यह ड्रामा देख रही थी, उसे इन सब में बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे कर रखे थे जैसे उससे ज़्यादा इनोसेंट कोई हो ही ना। ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा ली और मिसेज कपूर से बोले, जहां तक मुझे पता है वह नवी ही थी जिसने सबसे पहले अकीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप चाहती है कि अकीरा को पनिशमेंट मिले तो नवी को भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और नवी को तो और भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी। मिसेज कपूर ने गुस्से से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं नवी की माँ हूँ, मैं नहीं जानूंगी कि मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और वह हमेशा सबकी मदद करती है। वह अपनी ही क्लासमेट्स को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगी? प्रिंसिपल सर, आप ऐसे ही मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। मिसेज कपूर की बात सुनकर प्रिंसिपल संदीप जोर से हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए मिसेज कपूर से कहा, आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आप सचमुच अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानती है। इतना बोलकर प्रिंसिपल ने नवी की ओर देखा, जो अपनी मॉम के पास बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। प्रिंसिपल संदीप नवी से बोले, नवी, यह क्या हो रहा है? बोलो अब, सबको बताओ अपनी गलती। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, और अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हें ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर नवी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसने जो कुछ भी किया वह सब प्रिंसिपल को पता चल जाएगा। ये देखकर कि नवी घबरा रही है, मिसेज कपूर ने अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए नवी से बोल्डली कहा, नवी, किसी से डरो मत, मॉम है ना, वह तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। नवी ने अपना निचला होंठ काटा और झिझकते हुए कहा, मॉम, मैं नहीं तो इन सब को भूल जाओ। मिसेज कपूर ने सोचा कि नवी प्रिंसिपल से डर रही है, इसलिए वह सच नहीं बोल पा रही। ये सोचकर मिसेज कपूर और ज़्यादा गुस्से से भर गई, वह अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेगी। मिसेज कपूर गुस्से से नवी से बोली, तुम इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकती हो नवी? तुम्हारी मॉम यहाँ पर है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी तुम पर यूं ही आरोप नहीं लगा सकते। इतना बोलकर मिसेज कपूर ने प्रिंसिपल संदीप को देखा और उनसे शिकायत करते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, मुंबई में हर कोई आपका नाम जानता है, लेकिन ये सब देखकर आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। आप बहुत सेल्फिश हो। मिसेज कपूर ने आगे घमंड से बोलते हुए कहा, ठीक है, आपने कहा कि मेरी बेटी ने पहले अकीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो इसका मुझे सबूत दिखाए, तभी मैं इस मैटर को जाने दूंगी, वरना चाहे मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े इस केस को लड़ने के लिए। फिर डायरेक्टर अनिल की तरफ देखते हुए बोली, कितनी बेशर्मी की बात है कि डायरेक्टर अनिल ने भी सच का साथ नहीं दिया। अब प्रिंसिपल को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने गुस्से से नवी से कहा, नवी, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था सच बताने का, लेकिन तुम, इतना बोलकर वह चुप हो गए। नवी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, प्रिंसिपल सर, मैं। प्रिंसिपल संदीप ने जानबूझकर कुछ सेकंड तक इंतजार किया, ये देखकर कि वह झिझक रही थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल रही, इसलिए उन्होंने नवी के लिए कोई पॉलिगनेस नहीं दिखाए। प्रिंसिपल संदीप ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर पेन ड्राइव निकाली और सेक्रेटरी से उसे प्रोजेक्ट में लगाने को कहा। मिसेज कपूर को लगा कि प्रिंसिपल संदीप चालाकी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर मेरी बेटी बोल रही है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बस मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं। पेन ड्राइव सबूत के तौर पर देखकर नवी को धक्का सा लगा, उसे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। नवी घबराते हुए स्क्रीन के पास चली गई, लेकिन तब तक वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी। वीडियो में यह नवी ही थी। वीडियो देखकर मिसेज कपूर शॉक्ड रह गई। तारांकन।
नवी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराते हुए कहा, मत करो, प्लीज मत देखो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई। हालांकि स्क्रीन थोड़ी धुंधली है, लेकिन फिर भी आसानी से पता चला रहा था कि नवी सुबह जल्दी कॉलेज आकर क्लासरूम के दरवाजे पर आटा और पानी की बाल्टी टंग देती है। ये देखकर मिस्टर कपूर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखा तो अकीरा ने क्लासरूम का दरवाजा खोला और थोड़ी पीछे हो गई, जिस कारण नवी का सारा प्लान फेल हो गया। इतना करके बाद भी नवी को चैन नहीं मिला तो वह अकीरा को उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर जब अकीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने नवी को जमीन पर पटक कर पीटा। इतना सब करने के बाद नवी यही डिजर्व करती थी। ये सब देखने के बाद मिसेज कपूर के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए और मिसेज कपूर ने नवी को घूर कर देखा। वहीं नवी के अंदर तो पहले ही हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वीडियो देखने के बाद अकीरा ने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाला और गौर से सबके एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगी। प्रिंसिपल संदीप ने मिसेज कपूर को देखते हुए कहा, ओके तो मिसेज कपूर, अब तो आपको सच पता चल गया। आपकी बेटी के मासूम चेहरे के पीछे बहुत शातिर दिमाग छुपा है, जिसने अपने ही क्लासमेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब क्या ये मैटर यहीं खत्म होता है? प्रिंसिपल की बात सुनकर मिसेज कपूर कहा चुप रहने वाली थी। उन्होंने थोड़ा आगे आकर अपनी बेटी नवी को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, तो क्या हुआ? इससे पहले अकीरा ने कुछ किया होगा मेरी बेटी के साथ, नहीं तो मेरी बेटी कभी अकीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती। मिसेज कपूर की बात सुनकर प्रिंसिपल के एक्सप्रेशन सख्त हो गई और उन्होंने गुस्से से कहा, मिसेज कपूर, यह एक रेपुटेड कॉलेज है, कोई ऐसी वैसे जगह नहीं। यहाँ पर जो भी गलती करेगा उसे कॉलेज के रूल्स के अनुसार सजा दी जाएगी, और अगर बच्चों ने ज़्यादा ही बड़ी गलती की हो तो उसे कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड भी किया जा सकता है। ये सुनकर मिसेज कपूर परेशान हो गई। नवी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने अपनी इमोशन आवाज़ में मिसेज कपूर से कहा, मॉम, मुझे कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना, ऐसा हुआ तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सब सोचकर नवी डर गई थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का अफसोस भी था कि वह अकीरा को प्रोवोक नहीं कर पाए। कौन जानता था कि अकीरा प्रिंसिपल संदीप को जानती होगी। इससे पहले जब भी वह अकीरा को परेशान करती थी तब तो उसने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, फिर 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया जो अकीरा इतनी बदल गई? मिसेज कपूर ने दांत पीसते हुए जोर से प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, मुझे डरिए मत। आप मेरी बेटी को कैसे रेस्टिगेट कर सकते हैं? बस दोनों बच्चों में थोड़ी बहुत नोकझोंक नहीं हुई। जहां तक बड़ी लड़ाई की बात है, अगर अकीरा ने ऐसा किया होता तो क्या होता? तो क्या आप तब भी अकीरा को ऐसे ही सजा देते? आखिरकार ऐसे तो दोनों पक्षों ही गलती है। ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और इससे आगे वह सुन नहीं सके। मिसेज कपूर हल्का सा मुस्कुराया, प्रिंसिपल संदीप को ब्लैकमेल करते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, हमारी कपूर फैमिली एक रेपुटेड फैमिली है। मुंबई में हमारी फैमिली का बहुत नाम है। क्या आप तब भी मुझे नाराज करना चाहेंगे? इतना बोलकर मिसेज कपूर ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, मेरे पति ने भी मुंबई यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में बहुत इन्वेस्ट किया है। क्या आपको डर नहीं कि हम अपनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे? प्रिंसिपल सर। ये सुनकर अकीरा ने अपनी आंखें उठाईं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल संदीप भी हंसने लगे और उन्होंने मिसेज कपूर से कहा, करोड़ों, क्या ये बहुत है? मिसेज कपूर, आप मुझे धमका रही हैं? मिसेज कपूर ने व्यंग्य करते हुए कहा, अकीरा ने आपको अंकल कहा तो उससे साफ पता चलता है कि उसका आपके साथ खून का रिश्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वह सिर्फ आपके दोस्त की बेटी होगी। क्या सही कहा ना मैंने? वहीं प्रिंसिपल संदीप बिना कुछ बोले मिसेज कपूर को घूर कर देखने लगे। मिसेज कपूर ने आगे और धमकी देते हुए कहा, इस तरह अगर आप अकीरा को कॉलेज से निकाल देते हैं तो मेरी कपूर को ऑपरेशन और 200 करोड़ आपकी लेबोरेटरी में इन्वेस्ट करेंगी। सिंपल। उसकी बेटी ने गलती की है, लेकिन वह इसे नहीं मानती। वहीं उन्होंने प्रिंसिपल संदीप को अकीरा को कॉलेज से निकलने के लिए शायद कन्वेंस कर लिया था। उसकी फैमिली इतनी रिच है, अकीरा जैसे 50 भी नहीं टिक सकती उसके सामने। अपनी मॉम के ऐसे रवैये को देखकर नवी खुश हो गई और वह भी घमंड से अपने मन में बोली, मेरी गलती ही क्या थी? सब गलती अकीरा की थी और मुझे नहीं उसे कॉलेज से रेस्टिगेट किया जाना चाहिए। मिसेज कपूर ने अकीरा से घमंड के साथ कहा, अकीरा, 200 करोड़? क्या तुमने अपने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा है? ये सुनकर तो प्रिंसिपल संदीप पूरा गुस्से से भर गए, उनके हाथ गुस्से से कांपने लगे। वह कुछ बोलते उससे पहले दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही ठंडी आवाज़ सबको सुनाई दी। 200 करोड़? मिसेज कपूर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। सबने उस तरफ देखा तो दरवाजे पर अभिवंत खड़ा था। अभिवंत सीधा कंपनी से अकीरा के कॉलेज आ गया था, इसलिए उसने एक बिजनेस सूट पहना हुए था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे और उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। अभिवंत अपनी डार्क ब्राउन आइज से वहां पर सबको घूर कर देख रहा था। अभिवंत शांति से धीरे धीरे चलते हुए रूम के अंदर आया
अभिवंत का चलने का स्टाइल ही अलग था, जो देखे उसके दिल में पहले ही एक डर पैदा हो जाए। मुंबई कॉलेज। मिसेज कपूर ने डिसअपॉइंट होकर अपना सिर घुमाया और अभिवंत को देखा, जो रूम के अंदर आ रहा था। उसके पीछे व्याख्यात भी था। अचानक अभिवंत को देखकर मिसेज कपूर बुरी तरह डर गई। मिस्टर अभिवंत सूर्यवंशी। हर कोई जानता है कि अभिवंत को बचपन में विदेश भेजा गया था आगे पढ़ने के लिए। चाहे वह सूर्यवंशी फैमिली का सबसे बड़ा पोता ही क्यों न हो, इसलिए उसे बचपन से हर चीज सिखाई गई थी। प्रिंसिपल संदीप भी थोड़ा हैरान थे उसे देखकर और खुद से बोले, मिस्टर सूर्यवंशी अचानक यहाँ क्यों आए हैं? ये बहुत अजीब बात है। अभिवंत टेबल के पास गया और उसने टेबल पर रखी हुई चाय की केतली उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। फिर अभिवंत ने सबको देखता हुआ कहा, आई थिंक मुझे किसी के प्यास बुझानी चाहिए। इतना बोलकर अभिवंत ने मिसेज कपूर को घूरा। ये देखकर मिसेज कपूर डर गई। ओह मिस्टर सूर्यवंशी, मिसेज कपूर ने हकलाते हुई आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिवंत ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और डेंजरस स्माइल करते हुए प्रिंसिपल को देखकर बोला, हेलो प्रिंसिपल संदीप। फिर उसने चाय की केतली वहीं छोड़कर वह सीधा अकीरा के पास चला गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने गले लगा लिया। माय वाइफ। ये सुनकर वहां पर जितने लोग थे सब शॉक्ड हो गए। प्रिंसिपल संदीप जो इतनी देर से बोलकर थक गए थे, वह पानी का गिलास उठकर पानी पी रहे थे, लेकिन अभिवंत की बात सुनकर उसका सारा पानी मुंह से बाहर आ गया। अकीरा भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। ये पहली बार था जब अभिवंत ने सबके सामने उसे माय वाइफ कहा था। मिसेज कपूर का चेहरा तो देखने वाला था, जैसे ये सुनकर उन्हें सदमा लग गया हो। माय वाइफ। अभिवंत ने अकीरा को वाइफ बोला। अभिवंत ने अनुष्का जी को घूर कर देखा। मिसेज कपूर, हाँ तो अभी आप क्या कह रही थी? अभिवंत की आवाज सुनकर मिसेज कपूर जल्दी से अपने सदमे से बाहर आए और घबराते हुए बोली, नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अकीरा को नहीं जानता। मिस अकीरा आपकी पत्नी है और अभी जो कुछ भी हुए वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। हम पहले ही इस मामले को निपट चुके हैं, आपके इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर मिसेज कपूर रोने की कगार पर थी। उनकी कंपनी सूर्यवंशी कोऑपरेशन के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर अभिवंत चाहे तो वह एक इशारे पर उसकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता था। मिसेज कपूर को अभिवंत की ताकत का अच्छे से अंदाजा था, इसलिए वह बर्बाद होना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वही नवी तो डर से कांप रही थी। अचानक अकीरा इतने पावरफुल लोगों से कैसे मिली? गलतफहमी, अभिवंत ने हंसते हुए कहा और मिसेज कपूर को देखकर आगे बोला, मिसेज कपूर, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है। आप तो केस करना चाहती थी ना? सच तो यह है कि मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ है और आप बस इसे गलतफहमी कह रही है। जब आपने बिना किसी चीज़ की परवाह किए मेरी पत्नी को इतना सब बोल दिया, तो मुझे भी आपके बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सूर्यवंशी, मिसेज कपूर ने इमोशनल होते हुए कहा और अभिवंत के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या मैं माफ़ी मांग सकती हूँ? अभिवंत ने एटीट्यूड से कहा, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है, अब आपकी माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? इसके अलावा आपका एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता कि आप दिल से माफ़ी मांगेंगे। मिसेज कपूर इतना डर गई कि वह घुटनों के बल बैठ गई। अभिवंत ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, 200 करोड़? मुझे लगता है कि कपूर कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा है, तभी तो आप 200 करोड़ का रौब दिखा रही हैं। ऐसा लगता है कि कपूर फैमिली हाल ही में बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। ये सुनकर तो मिसेज कपूर के दिमाग की नसें अचानक टेंस हो गईं। मिसेज कपूर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर सूर्यवंशी, मैं। वहीं अकीरा को शर्म आ रही थी, इसलिए वह अभिवंत से दूर होने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अभिवंत ने टाइट से अकीरा के कमर पकड़ ली और खुद के करीब कर लिया। फिर हंसते हुए मिसेज कपूर से बोला, मिसेज कपूर, घबराओ मत, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। आप घर वापस जाएं और अपने पति से कहो कि पहले अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज करें, फिर अपने फैमिली पर ध्यान दें। अगर वह खुद की पत्नी और बीवी को नहीं संभाल सकते तो उसकी छोटी सी कंपनी होने का कोई मतलब ही नहीं। अभिवंत ने आराम से कहा। वही अभिवंत की बात सुनकर मिसेज कपूर इतना डर गई कि उन्होंने सीधा अभिवंत के पैर पकड़ लिए। अभिवंत की बात से साफ पता चल रहा था कि वह उसकी कंपनी को बैंकक्रप्ट करना चाहता है। मिसेज कपूर ने अभिवंत के पैर पड़कर फूट कर रोते हुए कहा, मत करो प्लीज़, ऐसे बिल्कुल मत करो। मिस्टर सूर्यवंशी प्लीज़, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। मिसेज अकीरा, हमसे गलत हुई है, मैं गलत थी। ये देखकर अकीरा अभिवंत से दूर हो गई। मिसेज कपूर फिर से अकीरा से भीख मांगने लगी। अभिवंत ने अकीरा का हाथ पकड़ और एक कदम पीछे हट गया। अभिवंत ने अपना हल्का सा सिर उठाकर नवी को देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, नवी डर से कांपने लगी। ये देखकर अभिवंत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने नवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या वह तुम्हारी बेटी है? मिसेज कपूर की सिर फटने वाला था। वह अभिवंत की बात अच्छे समझ रही थी, इसलिए उन्होंने नवी को देखकर उससे कहा, नवी, जल्दी से घुटनों के बल बैठो और मिसेज अकीरा से माफ़ी मांगो।
प्रिंसिपल कब से ये तमाशा देख रहा था, उसे तो बहुत मजा आ रहा था। ये सुनकर नवी जोर से चिल्लाए, मॉम, मैं इस लड़की के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगूंगी। इससे माफ़ी मांगने से अच्छा वह मरना पसंद करेगी। ये सुनकर मिसेज कपूर ने गुस्से से कहा, नवी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो। अब नवी को भी गुस्सा आ गया था। अभिवंत का डर भूलकर वह गुस्से से बोली, मॉम, आप क्यों इस आदमी से डर रही है? हमारी फैमिली इतनी पावरफुल है, बल्कि इस आदमी को आपसे डरना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो नवी, मिसेज कपूर ने परेशान होकर कहा और नवी के पास जाकर उन्होंने सीधा नवी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और नवी की बाजू पकड़कर धीरे से दांत पीसते हुए बोली, यह आदमी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम चाहकर भी इसे प्रोवोक नहीं कर सकते। वहीं अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब देखा और फिर डेविल स्माइल करते हुए उसने उपहास किया, मिसेज कपूर, आपकी बेटी तो आपसे भी ज़्यादा घमंडी है। अभिवंत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं आपकी फैमिली को छूने की भी जहमत नहीं उठाता, लेकिन आपने मेरी पत्नी को नाराज कर दिया है। वहीं दरवाजे के पास खड़ा व्याख्यात जल्दी से अपने बॉस के पास आया और बोला, बॉस, आप टेंशन मत लीजिए और प्लीज़ कपूर फैमिली का मैटर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर मिसेज कपूर को देखते हुए बोला, मैं इस मैटर को बहुत अच्छे से संभल लूंगा। अगर कपूर कॉरपोरेशन बर्बाद हो गई तो उनके पति इन्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे और फिर इनका एक हाई प्रोफाइल लेडी बनने का सपना भी टूट जाएगा। वहीं ये सुनकर मिसेज कपूर सहन नहीं कर पाए और बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। अपनी मॉम को बेहोश देखकर नवी परेशान हो गई, उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। नवी ने रोते हुए सबसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मेरी मॉम को हॉस्पिटल लेकर चलो, किसी को उसकी मदद ना करते देखा। नवी खुद ही अपनी मॉम को घसीट कर बाहर ले जाने लगी। ये देखकर व्याख्यात जल्दी से नवी के सामने आकर खड़ा हो गया। नवी ने व्याख्यात को डरते डरते देखा। वहीं अभिवंत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, उसे नीचे ले जाओ और जितना भी क्लासरूम इसकी वजह से गंदा हुआ है इसे साफ करवाओ। अगर वह उसे साफ नहीं करना चाहती है तो पनिशमेंट के तौर पर गंदा पानी और आटा इसके ऊपर डाल देना, फिर इसे कूड़ेदान में डालकर पूरी रोड के चक्कर लगवाना ताकि उसे पता चल जाए बेइज्जती क्या होती है। अभिवंत की बात सुनकर नवी डर से कांपने लगी। वही अकीरा हैरान थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिवंत उसके लिए इतना सब करेगा, लेकिन ये देखकर उसके दिल में एक खुशी भी थी। वही व्याख्यात जल्दी से अपने काम पर लग गया। उसने नवी की कॉलर पकड़ी और उसे बाहर खींचने लगा। ये देखकर नवी जोर से चिल्लाई, मत करो, मत करो, बचाओ मुझे, प्रिंसिपल सर प्लीज़ मुझे बचाओ। ये देखकर प्रिंसिपल संदीप ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से बोले, मिस्टर सूर्यवंशी। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, चिंता मत करिए प्रिंसिपल संदीप, मैं आपको साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी वाइफ को कोई भी धमका सकता है। वाइफ? ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप का मुंह बन गया। प्रिंसिपल संदीप ने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन कुछ सोचकर वह कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके उसे मिसेज कपूर को अस्पताल पहुंचने को कहा। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। अब सिर्फ अभिवंत, अकीरा और प्रिंसिपल संदीप बचे थे। प्रिंसिपल संदीप खुद अकीरा को सपोर्ट करना चाहते थे और मिसेज कपूर को सबक भी सीखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये काम अभिवंत ने कर दिया था। अभिवंत ने अकीरा से पूछा, क्या बाद में यह अभी तुम्हारी कोई क्लास है? अकीरा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अब तो नहीं, कोई क्लास नहीं है। तो मेरे साथ चलो, अभिवंत ने अकीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, अकीरा ने सिर हिलाया और प्रिंसिपल संदीप की ओर देखते हुए बोली, अंकल मैं घर जा रही हूँ। रुको, प्रिंसिपल संदीप ने उसे रोका और अभिवंत को आगे पीछे देखते हुए बोला, अकीरा तुम मुंबई। प्रिंसिपल ने अकीरा से कहा, क्या तुमने सच में शादी कर ली है? कोई शक है आपको? अकीरा ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ते हुए पूछा। ये देखकर प्रिंसिपल सकपका गई। नहीं, मैं तो बस ऐसी ही पूछ रहा था। अकीरा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तो ठीक है, वैसे भी मैंने और अभी ने बहुत टाइम पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। अभिवंत तो इसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने प्रिंसिपल की बात सुनी ही ना हो। ये देखकर प्रिंसिपल संदीप ने अपने होंठ भींच लिए। चले, अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अकीरा ने भी जल्दी से अभिवंत की बाजू पकड़ ली और वहां से निकल गए। वही ये देखकर प्रिंसिपल संदीप दोनों को जाते हुए घूरकर देखने लगे। प्रिंसिपल ने अपने मन में सोचा, क्या देवांश को पता है कि उसकी कीमती भतीजी शादीशुदा है? उसने शादी कर ली है। इतना सोचकर उन्होंने अपने सिर हिला दिया और फिर अपने ऑफिस में आकर चेयर पर बैठ गए। प्रिंसिपल के सामने ही डायरेक्टर अनिल बैठे थे। प्रिंसिपल ने डायरेक्टर अनिल से पूछा, डायरेक्टर अनिल आप ही बताइए हमें नवी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? मैं ऐसी घटिया लड़की को अपने कॉलेज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बोलकर उन्होंने नवी को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड करने का मन बना लिया। वही डायरेक्टर अनिल ने भी प्रिंसिपल की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और साथ ही उसे अकीरा से भी थोड़ा डर महसूस हुआ।
लिटिल गर्ल अकीरा, सच में उसके पीछे अभिविंत और प्रिंसिपल संदीप का सपोर्ट था। वही दोपहर के करीब 12 बजे अभिविंत और अकीरा बाहर सबसे पहले लंच करने गए। अकीरा की जिद की वजह से वह फिर से अद्विक के होटल में आ गए थे और अभी वह दोनों स्काई ब्लू होटल के विप रूम में बैठे हुए थे। अद्विक को पता चला कि उसका भाई उसके होटल में आया है, इसलिए वह जल्दी से अपने भाई से मिलने वहां पहुंच गया। उसे भी कॉलेज में अकीरा के कारनामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने रूम में आकर अकीरा को इम्प्रेसिव होकर देखा। अद्विक ने हंसते हुए अकीरा से कहा, अकीरा तुम तो ऑसम हो, तुम तो लोगों को सीधा कूड़ेदान में फिकवाती हो। ये सुनकर अकीरा ने अद्विक की तरफ देखा और अपने दांत दिखाते हुए अद्विक से बोली, बस तुम बचकर रहना। ये सुनकर अद्विक कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? अकीरा ने बात बदलते हुआ कहा, अरे छोड़ो तुम, और प्यार से अद्विक को यहाँ उनके साथ बैठने को बोली। अद्विक भी खुशी खुशी बैठ गया। वही अभिविंत किनारे पर बैठा हुआ अकीरा को घूर कर देखता है, जैसे अपनी आंखों से पूछो क्यों तुमने इससे ये बैठने को बोला। ये देखकर अकीरा ने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। अभिविंत ने अपना सिर हिलाया और टेबल पर रखी हुई डिश को उठकर अकीरा की प्लेट में डालने लगा। वहीं अद्विक ने भी जल्दी मटर पनीर की डिश उठाए और अभिविंत की प्लेट में सर्व करते हुए बोला, ये डिश स्पेशल मैंने शेफ से बोलकर अपने भाई के लिए बनवाई है, स्पेशल तरीके से ट्राई करिए ना भाई। अभिविंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अद्विक को देखा और उससे बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर अद्विक का मुंह बन गया और उसने आगे अभिविंत को कुछ नहीं बोला। अभिविंत ने फिर अकीरा की ओर अपनी ठुड्डी उठकर देखा, लिटिल गर्ल मुझे भूख लगी है। अकीरा अभिविंत की बात अच्छे से समझ गई। उसने अपना मुंह बनाया और टेबल से सॉलिड उठकर उसने अभिविंत की प्लेट में परोस दिया। ये देखकर अभिविंत के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आने लगा और उसने भी फिर अकीरा की प्लेट में खाना परोस दिया। वही अद्विक जो अपना खाना खा रहा था, ये देखकर उसने अपनी आंखें गोल घुमाई। अचानक अद्विक के दिमाग में कुछ आया और उसने अभिविंत से पूछते हुए कहा, वैसे भाई क्या आप हाल ही में जीनियस डॉक्टर सारा की तलाश नहीं कर रहे थे? आपकी तलाश कैसी चल रही है? जीनियस डॉक्टर सारा, जो पिछले कुछ सालों से बहुत पॉपुलर थी, वह अपनी मेडिकल स्किल्स से मरने वाले इंसान को भी ठीक कर सकती थी। अगर उस इंसान के पास थोड़ी सी भी सांसें हैं तो वह उसे नरक के द्वार से भी वापस ला सकती थी। लेकिन आज तक सारा के बारे में कोई नहीं जान पाया। यहाँ तक इतना ढूंढने के बाद भी किसी को उसका एक निशान तक नहीं मिला। सुनने में आता है उसके पीछे कोई बहुत पावरफुल हैकर है, इसलिए इतने सोर्सेस यूज करने के बाद भी कोई उसे नहीं ढूंढ पाता। वहीं हाल ही में अभिविंत को अपने सोर्सेस से पता चला कि सारा मुंबई में है और ज़्यादातर लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए उसने भी अपने आदमी को इस काम पर लगा दिया। लेकिन अभी तक सबके और अभिविंत के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। अभिविंत जो फिर से अकीरा की कटोरी में दाल डाल रहा था, अद्विक की बात सुनकर अचानक उसके हाथ रुक गए। अभिविंत ने एक गहरी सांस लेकर फिर से अकीरा की कटोरी में दाल डालते हुआ कहा, मैंने अपने लोग लगा रखे हैं, लेकिन मुझे अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर अद्विक ने कुछ सोचकर सीरियसली कहा, आखिर यह जीनियस डॉक्टर सारा है कौन? इतने सालों के बाद भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह लड़का है ये लड़की। मुझे लगता है कि वह कोई अजीब बुरा आदमी ही होगा जिसने एक लड़की का नाम रखा है। ये सुनकर तो अकीरा ने अपना सिर उठाया और अद्विक की ओर शांति से देखा, लेकिन उसने अद्विक से कुछ कहा नहीं। अभिविंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अद्विक की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़की है या लड़का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे वह इंसान चाहिए। इतना बोलकर उसने अपनी आंखों के कोने से अकीरा को देखा जो कुछ सोच रही थी। ये देखकर उसने अकीरा से पूछा, क्या सोच रही हो तुम? खाना खाओ अपना। अभिविंत की आवाज़ सुनकर अकीरा ने उसे देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे आज ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मेरा खाना हो गया बस। अभिविंत ने शक करते हुए अकीरा की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर अकीरा से बोला, तो चलो हम चलते हैं। इतना बोलकर अभिविंत अकीरा के साथ अपनी चेयर से उठ गया, फिर चेयर पर रखा अपना कोट उठाया। ये देखकर अद्विक चिल्लाया, अरे मैंने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। आप कहाँ जा रहे हो? आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये देखकर अभिविंत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैं वापस मेंशन जाकर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करूंगा। क्या तब भी तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? ये बात सुनकर भी अकीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका दिमाग कुछ और ही सोचता था। अभिविंत की बात सुनकर अद्विक मुंह खोले अपने भाई को देखने लगा। अद्विक ने अपना मुंह फूलते हुए कहा, भाई अगर आपके पास पत्नी है तो क्या आप इस तरह से दिखावा करेंगे? बेशक। इतना बोलकर अभिविंत अकीरा को लेकर होटल से निकल गया। जल्दी ही कार में बैठकर वह मेंशन की तरफ निकल गए। मेंशन में अभिविंत को अभी भी अपने ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए वह अपने स्टडी रूम में चला गया। वही अकीरा जल्दी से रूम में आए और दरवाज़ा लॉक करके उसने बेडसाइड टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप निकाला और उसे ओपन करा। मुंबई
मेंशन। जैसे ही अकीरा ने अपना अकाउंट खोला तो वहां पर सबको वह ऑनलाइन शो होने लगी, तभी उसके पास एक वीडियो कॉल आया। अकीरा ने ओके का बटन प्रेस कर दिया। वीडियो के दूसरी तरफ से एक लड़की जिसने स्लीवलेस नाइट गाउन पहना हुआ था, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और उसने एक रेड वाइन का गिलास अपने हाथ में पड़ा हुआ था। वह लड़की खुशी से चिल्लाती हुई बोली, सारा, सारा बेबी, तुम ऑनलाइन हो, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल चुकी हो। सिस्टर कनिका, अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कनिका ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ते हुए कहा, जब से तुम गायब हुई हो उसके बाद से तुम्हें पता है कि कितने पावरफुल लोग तुम्हारी तलाश कर रही हैं। ये सब कितना ज़्यादा बोरिंग है। जिसे सुनकर अकीरा ने सीरियस होते हुआ कहा, जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, क्या उसमें अभिविंद सूर्यवंशी के भी कोई लोग हैं? ये सुनकर कनिका ने आलस्य से अपना सिर हिलाया और अकीरा से बोली, हाँ, फेमस अभिविंद सूर्यवंशी, वह वही है जिसने मेरा सिर दर्द कर रखा है। उसके पास तो टॉप हैकर्स भी हैं तुम्हारे बारे में पता लगाने को। ये तो अच्छी बात है कि तुमने पहले मुझे बहुत सारी नई ट्रिक्स बता रखी थी, इसलिए वह हर बार फेल हो जाते हैं। फिर कुछ सोचकर कनिका बोली, तुम दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कब करोगी? वैसे क्या तुम उस सूर्यवंशी को जानते हो? क्योंकि कनिका को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है और अभिवंत उसका पति है। ये सुनकर अकीरा परेशान हो गई और उसने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, क्या पूछ रहा था वह मेरे बारे में? अकीरा की बात पर कनिका ने हंसते हुए कहा, वह सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि जयपुर की सूर्यवंशी फैमिली भी तुम्हें ढूंढ रही है। ऐसा लगता है कि सूर्यवंशी फैमिली के ओल्ड हेड मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी ज़्यादा ही बीमार है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए 600 करोड़ का ऑफर भी रखा है। वैसे ऑफर बुरा नहीं है, क्यों ना तुम एक बार जाकर उन्हें देख लो। मिस्टर सूर्यवंशी बीमार हैं, अकीरा ने धीरे से कहा। तभी अकीरा को याद आया कि पिछले जन्म में मिस्टर सूर्यवंशी का शरीर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय उसके अभिवंत के साथ रिश्ते बहुत खराब थे, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तब भी उसे पता था कि मिस्टर सूर्यवंशी अभिवंत से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यही तो दिक्कत है, वह उनका इलाज करने कैसे जाए? फ्लाइट से मुंबई से जयपुर का रास्ता 2 घंटे का है। एक किस्म से उसे 6-7 घंटे चाहिए आने जाने के लिए, और इतनी देर तक वह गायब रही तो यह आदमी पहला कुत्ते की तरफ उसके पीछे पड़ जाएगा और फिर वह अपनी पावर यूज करके उसे कहीं से भी ढूंढ निकलेगा। इसलिए उसे अभिवंत को माना कर ही वहां जाने का कोई रास्ता निकलना होगा। ऐसे ही रास्ते के बारे में सोचता हुए अकीरा का पूरा दिन निकल गया और रात को वह अभिवंत के स्टडी रूम में से आने से पहले ही सो गई। रात को अभिवंत रूम में आया और अकीरा को चैन से सोया देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वह भी अकीरा को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगले दिन अकीरा आज भी अपने कॉलेज गई। क्लासरूम में बैठे लोग आराम से हंसते हुए बातें कर रहे थे। वही उसके बीच में अक्षय आराम से बेंच पर अपने पैर चढ़कर बैठा हुआ था और उसके पास में 2 लड़के कम उसके चमचे अक्षय के हाथ दबा रहे थे। वहीं जब अकीरा क्लासरूम के अंदर आए तो सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया। तभी एक लड़का अकीरा को देखते हुआ बोला, नवी को कॉलेज से निकाल दिया गया है। ज़्यादातर सबने सोचा कि अकीरा ने पहले कितनी तकलीफ झेली, लेकिन लास्ट में बिना एक शब्द कहे वह प्रिंसिपल सर के साथ मिल गई। अब जब अकीरा को प्रिंसिपल सर का सपोर्ट था तो उसे कुछ बोलने का या उसके साथ कुछ करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। कल के दिन उन्होंने खुद अपनी आंखों से नवी को कूड़ेदान के साथ पूरे कॉलेज में गिरे हुए रैपर्स को उठाते हुए देखा था। अभी भी इस सीन के बारे में सोचते हुए उनका दिल डर से भर गया। अकीरा सबको इग्नोर करती हुई अपनी सीट पर आकर बैठ गई और उसने अपनी पॉकेट से गेम खेलने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकला। ये देखकर क्लास में बैठे लोगों का मुंह बन गया। उनमें से एक लड़की जिसका नाम नेत्रा था, उसने अक्षय से सार्कास्टिकली कहा, तुम्हारी डार्लिंग आ गई, मिलोगे नहीं उससे? आखिर कल उसने नवी को कॉलेज से रेस्टिगेट करा दिया। इतना बोलकर नेत्रा ने अपना मुंह बना लिया। अकीरा ने नवी को कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया। जो भी लोग अकीरा को परेशान करते थे, ये सबके चेहरे पर तमाचे के समान है। यहाँ तक कि नेत्रा ने सोचा था नवी को क्लास में परेशान करने की वजह से अकीरा को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट। नेत्रा ने गुस्से से अकीरा का नाम अपने मन में दोहराया, क्योंकि वह भी अकीरा से नफरत करती थी और अकीरा को बर्बाद करना चाहती थी। नेत्रा की बात सुनकर अक्षय कुछ नहीं बोला, वह बस अपनी आंखों से अकीरा को घूरता रहा। अकीरा भी यह सब नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने इसी इग्नोर किया। अकीरा ने अभिवंत को हेलो का मैसेज करा और उसके रियली का वेट करने लगी। अपने आप को इग्नोर होता देख अक्षय जल्दी से अकीरा के पास वाली सेट पर आकर बैठे गया और मुस्कुराते हुए अकीरा से बोला, हेलो अकीरा डार्लिंग, तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कल से कितना मिस किया। अकीरा ने अपनी एक आईब्रो उठाकर अक्षय को दिखा और सीरियस होते हुआ बोली, भला ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम मुझे मिस करने लगे? ये सुनकर अक्षय ने कहा, क्यों अकीरा डार्लिंग, मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ, सारा दिन सोते जगते बस तुम्हारा ही ख्याल आता है। और ऐसा क्यों? अकीरा भी अब मूड में आ चुकी थी।
अक्षय ने आगे फ्लैट करते हुए कहा, अब क्या करूं, तुम्हारा नशा ही ऐसा है। अकीरा कुछ बोलती उससे पहले ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ अकीरा को सुनाई दी। फर्स्ट सेट पर सफ़ेद टॉप पहनी हुई लड़की, स्टैंड अप, टीचर अचानक चिल्लाए। अकीरा को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि टीचर उसे बोल रही है तो वह उठ गई। वहीं अक्षय भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स ने अपना सिर घुमाया और अकीरा को घूरने लगे। वहीं ये देखकर नेत्रा की आंखें चमक गई। टीचर लीना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। जब उन्होंने अकीरा को बुलाया तो ज़रूर अब अकीरा को पनिशमेंट मिलने वाली होगी। नेत्रा ने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकला और किसी को मैसेज करने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? टीचर लीना, जो अभी अभी क्लास में आई थी, जब उसने अकीरा को फ़ोन चलते हुए देखा तो उसने अकीरा को खड़ा कर दिया। अकीरा, अकीरा ने जवाब दिया। अकीरा का नाम सुनकर टीचर लीना ने अपने मन में सोचा, क्या ये वही है जो प्रिंसिपल को जानती है? कॉलेज में कल ही प्रिंसिपल संदीप ने अकीरा की मदद की थी। ये बात पूरे कॉलेज को पता चल चुकी थी। ये सब सोचकर टीचर लीना का जो घमंड था वह थोड़ा कम हुआ। उन्होंने जो लड़की प्रिंसिपल को जानती थी उसे बिल्कुल भी डांटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह इस लड़की को ऐसे भी जाने नहीं दे सकती थी। इतना सोचकर लीना ने जल्दी से बोर्ड पर हिंदी में सेंटेंस लिखा और अकीरा से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा। टीचर लीना ने बोर्ड की तरफ देखते हुए इशारा किया। जिन कुछ लोगों के नेत्रा के साथ अच्छे रिलेशन थे वे खुश होकर हंसने लगे। अकीरा तो दिल्ली कॉलेज भी नहीं आती थी, बस कुछ क्लासेस अटेंड करके क्या वह इस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएगी? वहीं नेत्रा के होठों के कोने थोड़े मुड़े गए और वह ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि जब अकीरा जवाब नहीं देगी तो कैसे पूरी क्लास में उसका मजाक बनेगा। हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस इतने डिफ़िकल्ट थे कि अकीरा क्या कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन अगले ही सेकंड अकीरा ने बॉर्डर पर लिखे हुए शब्द को ट्रांसलेट करते हुए कहा, व्हेन लक्ष्य डिपार्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन ऑगस्ट। अकीरा ने धीरे से हर शब्द को फ्लुएंटली इंग्लिश में अच्छे से पढ़ते हुए कहा। ये सुनकर तो पूरी क्लास एकदम खामोश थी। सिर्फ अकीरा की थोड़ी ठंडी आवाज़ सभी के कानों में अच्छे से सुनाई दे रही थी। जब तक अकीरा ने बोलना बंद नहीं किया तब तक भी हर कोई इतना सदमे में था कि वह अकीरा को घूर घूर देख रहे थे। अक्षय भी हैरानी से अकीरा को देख रहा था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अचानक ताली ताली ताली, टीचर लीना ने खुश होकर ताली बजाई। उनकी क्लास में इतनी अच्छी इंग्लिश की मास्टर बच्चे हैं, उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं पता चली? अब टीचर लीना की आवाज़ अकीरा के लिए नम्र हो गई थी। उन्होंने अकीरा से सॉफ्टली कहा, अच्छी तरह से पढ़ें, लेकिन अगली बार ध्यान से सारी क्लासेस को अटेंड करना और अपने फ़ोन से बिल्कुल नहीं खेलना, ओके? ये सुनकर अकीरा ने सिर हिलाया। सिट ऑन योर सेट, टीचर लीना ने प्यार से कहा। अकीरा स्टाइल से बैठ गई। जब वह छोटी बच्ची थी तो अक्सर वह अपने दादा के घर जाती थी। उसी टाइम उसके दादाजी ने उसे कई सारी चीज़ें सिखाई थी, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, पियानो, शतरंज, पेंटिंग, राइडिंग, शूटिंग और रेसिंग कारों आदि। और बचपन से इंटेलिजेंट होने की वजह से अकीरा ने इन सभी चीज़ों में जल्दी ही महारत हासिल कर ली। और लोग तो मुश्किल से एक या दो चीज़ें ही सीख पाते थे अकीरा के मुकाबले में। टीचर लीना नेत्रा से बोली, नेत्रा, तुम्हारा इंग्लिश को बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी ओरल इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। अकीरा के मुकाबले तुम्हें भी उससे ये सब सीखना चाहिए। ये सुनकर नेत्रा ने जो पेन अपने हाथ में पकड़ था उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिस कारण नोटबुक में एक लंबा निशान बना गया। नेत्रा ने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, ओके टीचर, मैं देखती हूँ। ऐसे ही जल्दी इंग्लिश की कॉल खत्म हो गई। दोपहर के समय क्लास के ठीक बाद अभिवंत ने अकीरा को कॉल किया और अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोला, क्लास खत्म होने के बाद क्लास से बाहर आ जाना, मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाएगा लंच के लिए। क्लास के ठीक बाद अकीरा ने टाइम देखा, जिसमें अभी सुबह के 11:30 बजे हुए थे। ये देखकर अकीरा ने अभिवंत से पूछा, तुम कब तक आओगे? जिसका जवाब देते हुआ अभिवंत ने कहा, सड़क पर थोड़ा ट्रैफिक है, आधा घंटा तो लग जाएगा। आधा घंटा? अकीरा ने अपना प्यारा सा फेस बनाते हुए कहा, तो ठीक है, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। कॉलेज के बाहर जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर जब तुम पहुँच जाओ तुम मुझे कॉल करना। अभिवंत ने कहा और कॉल काट कर दिया। अकीरा भी जल्दी ही क्लासरूम से बाहर निकल गए। वही नेत्रा भी अपनी पीठ पर छोटा सा डिज़ाइन वाला कॉलेज बैग लेकर अकीरा के पीछे निकल गई। ये देखकर अक्षय की आईब्रोज सिकुड़ गए और वह भी जल्दी से वहां से निकल गया। नेत्रा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज किया, नवी। अभी दोपहर में अकीरा कॉलेज के पास वाली मार्केट की तरफ निकल गई है। मुंबई कॉलेज के बाहर नेत्रा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज किया, नवी। अभी दोपहर में अकीरा कॉलेज के पास वाली मार्केट की तरफ निकल गई है। अकीरा सबसे पहले कुछ मेडिकल से रिलेटेड दवाएं खरीदने जा रही थी।
प्रिंसिपल संदीप को देखकर अकीरा को पता चल गया था कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही। लास्ट टाइम उन्होंने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर यह मेडिसिन देना चाहती थी। नाइट मार्केट स्ट्रीट होलसेल मार्केट भी बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दवाई की दुकान भी है, लेकिन भीड़ चल बिल्कुल नहीं थी। अकीरा ने जल्दी से एक दुकान में जाकर मेडिसिन का सामान लिया और अब दूसरी दुकान से सिल्वर नीडल्स खरीदनी थी। जल्दी ही दूसरी दुकान से उसने बेस्ट क्वालिटी की सिल्वर नीडल्स खरीद ली। सब कुछ खरीदारी करने के बाद वह वापस जाने ही वाला था कि अचानक घबराहट भरी चीख उसे सुनाई दी। जब अकीरा ने उस तरफ देखा जहां से यह चीख आई थी, तो वहां पर एक कोने में 50 साल से भी ज्यादा उम्र का एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में ऐंठन हो रही थी और उसके पास खड़ा एक 40 साल का जवान आदमी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अकीरा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे बूढ़े आदमी के पास गई। अकीरा ने उसे बूढ़े आदमी को देखते हुए दूसरे जवान आदमी से कहा, इन्हीं हिलाए मत, अगर आप उन्हें दोबारा हिलाओगे तो वह सचमुच मर जाएगा। आवाज़ सुनकर उस जवान आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया और अकीरा को देखा। ये सुनकर वह जवान आदमी परेशान हो गया और उस बूढ़े आदमी के बगल में खड़ा हो गया। आप क्या कर रही है? अपने सामने खड़ी लड़की को सिल्वर नीडल्स निकालते हुए देखकर उस जवान आदमी ने पूछा, क्या आप डॉक्टर हो? इतना नहीं, अकीरा ने लापरवाही से जवाब दिया और अपनी पॉकेट से सिल्वर नीडल्स निकालकर उसे कपड़े से साफ किया। फिर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसे बूढ़े आदमी का चेहरा अच्छे से देखने के बाद अकीरा की आंखों आश्चर्य की चमक उठी। ये वो थे रायजादा फैमिली के हेड मिस्टर धनराज रायजादा। रायजादा फैमिली भी टॉप 4 फैमिलियों की लिस्ट में आती है। अकीरा ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर अपनी सिल्वर नीडल्स उठाए और धनराज जी के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगने ही वाली थी कि उससे पहले धनराज जी के पास खड़ा हुए जवान आदमी ने तुरंत अकीरा को रोका। ये तुम क्या कर रही हो? उन्हें इस वक्त इंजेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि उन्हें अकीरा पर डाउट था और उनकी आंखों में अकीरा के लिए अविश्वास था। आखिरकार ये लड़की उम्र में बहुत छोटी है, तो इसे किसी का इलाज करना कैसे आता होगा? क्या तुम गांधी यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट हो? उसे आदमी ने अकीरा से पूछा और उसे आदमी ने अकीरा से उसकी सिल्वर नीडल्स धनराज जी की बॉडी में लगाने से मना कर दिया। ये देखकर अकीरा की आंखें गहरी हो गई और उसने अपना सिर घूमकर अपने पास खड़े हुए आदमी को देखा और एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोली, अब मुझे प्रतिशत यकीन है, यदि आप मुझे मेरे काम करने में 1 सेकंड की भी देरी करते हैं तो यह इनके लिए और ही ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अकीरा की बात सुनकर वह आदमी अब भी ज़्यादा घबराया गया। उसने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था, लेकिन उससे पहले ही धनराज जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और थोड़ी दूर होने की वजह से डॉक्टर को आने में टाइम लग रहा था। ये देखकर अकीरा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, जब कोई इंसान किसी को बचा रहा हो तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। फिर थोड़ा रुककर आगे गुस्से से बोली, क्या आप उसे बचाएंगे? लेकिन कैसे? मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि यह अंकल बिना किसी सही ट्रीटमेंट के लगभग 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं, अब मर्जी आपकी है। ये सुनकर वह जवान आदमी और ज़्यादा घबरा गया और उसने उलझन में मिस्टर रायजादा को देखा। फिर उन्होंने अकीरा की आंखों में देखा, जो बिल्कुल शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। ये देखकर उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई और मिस्टर रायजादा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती देख उस आदमी ने अकीरा से कहा, मिस, आप नाराज मत होइएगा, मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने आपसे ऐसी बात करी। प्लीज़ आप बॉस का इलाज करने की पूरी कोशिश करिए। ये सुनकर अकीरा का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और एक हल्के से हम्प के साथ उसने सिल्वर नीडल्स निकाली और जल्दी से उस बुढ़े आदमी की एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर लगा दी। जब अकीरा के पास खड़े आदमी ने अकीरा की टेक्निक्स देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वह आदमी डॉक्टर नहीं था, फिर भी उसने दूसरों को एक्यूपंक्चर करते हुए देखा था और उसके सामने इस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी टेक्निक्स पुराने डॉक्टर को भी फेल कर सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुंबई में ऐसा भी कोई होगा, एक्यूपंक्चर मास्टर, उस आदमी ने हैरान होकर अपने मन में कहा। पफ! धनराज जी के मुंह से अचानक खून निकलने लगा और वह खांसने लगे। बॉस! उस आदमी ने हैरानी से कहा। खांसी! धनराज जी को जोर से खांसी हुई, लेकिन उनकी सांसें अभी भी धीमी चल रही थी। उनका पूरा चेहरा लाल हो गया, दर्द के कारण उन्होंने अपनी आंखें अभी भी कसकर बंद कर रखी थी। अकीरा ने धनराज जी की बॉडी से सिल्वर नीज निकलते हुए कहा, यह अब ठीक है, लेकिन इन्हें अभी भी थोड़ी कमजोरी है, अब आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाए। उस आदमी ने मिस्टर रायजादा को देखा और अकीरा को देखकर अपना सिर हिलाया। छोटी बच्ची, आपका नाम क्या है? अभी मैं बॉस को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको अच्छे से थैंक यू नहीं कर सकता, लेकिन आज आपने मेरे बॉस को बचा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अकीरा ने मुस्कराते हुए कहा, मेरा नाम अकीरा है। अकीरा ने अपना नाम खुलकर बताया। वह ऐसी इंसान नहीं है जो सीक्रेटली यह काम करेगी। रायजादा फैमिली से दोस्ती करना उसके लिए बेनिफिट की बात है।
वह आदमी धनराज जी को लेकर वहां से चला गया। तभी अकीरा का फोन बजा। अकीरा ने अपनी पॉकेट से फोन निकल कर देखा तो यह अभिवंत का कॉल था। अकीरा ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से अभिवंत की आवाज आई, लिटिल गर्ल, मैं पहुंच गया हूं। हाँ, मैं बस बाहर आ ही रही हूं। इतना बोलकर अकीरा जल्दी से नाइट मार्केट से बाहर की तरफ चली गई। बाहर रोड की तरफ जाते हुए उसे एक सुनसान पतली सी गली से होकर गुजरना था। गली के अंदर जाते ही अकीरा के कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि उसके सामने गैंगस्टर का एक ग्रुप खड़ा था। गैंगस्टर के ग्रुप ने जैसे ही किसी सुंदर लड़की को देखा, उन्होंने चारों तरफ से अकीरा को घेर लिया। यो, कितनी सुंदर लड़की है, एक मोटे आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी दूसरा आदमी जिसके रेड बाल थे, अकीरा को देखकर उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह अपनी बुरी नज़रें से अकीरा के शरीर को देखने लगा। हालांकि अकीरा ने एक ढीली डाली वाइट टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन तब भी वह अकीरा का फिगर अच्छे से देख सकता था। ये देखकर अकीरा में अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें बाहर निकल दूं? वहीं अकीरा दीवार से पास खड़ी हुई अपनी दांत पिसती हुई शांत आंखें से देख रही थी। उस आदमी की घटिया निगाहों का सामना करते हुए अकीरा ने अपना मुंह बनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अकीरा की बात सुनकर वहां पर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी उस रेड बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, यो, यह अभी भी तीखी मिर्च है, इसके साथ खेलने में काफी मजा आएगा। हा, ये सही है, सॉफ्ट लड़कियां ज्यादा बोरिंग होती है, दूसरे गंदे से दांत वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। मुंबई। अकीरा की बात सुनकर वहां पर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी उस रेड बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, यो, यह अभी भी तीखी मिर्च है, इसके साथ खेलने में काफी मजा आएगा। हा, ये सही है, सॉफ्ट लड़कियां ज्यादा बोरिंग होती है, दूसरे गंदे से दांत वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। वहीं उस लाल बाल वाले आदमी ने अपने हाथ रगड़ते हुए अकीरा से कहा, छोटी तीखी मिर्च, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं पूछेंगे। इतना बोलकर वह आदमी अकीरा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा और अपने चेहरे पर गंदे एक्सप्रेशंस के साथ फिर अकीरा से बोला, तुम हमारे साथ अच्छा टाइम क्यों नहीं बताती, और सच में तुम्हें भी हमारे साथ बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा दर्द। वह लाल बालों वाला आदमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उससे पहले ही अकीरा ने उसकी दोनों टांगों के बीच अपनी लात मार दी। अकीरा के एक्शन इतना फास्ट था कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अचानक उस सुनसान गली में उस लाल बालों वाले आदमी की एक तेज चिक सुनाई दी और वह आदमी अपने पैरों को मोड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया। तुम। उस आदमी ने दर्द के कारण अपने पैरों को पकड़ लिया और कांपते हुए उसके माथे से पसीना बहने लगा। अकीरा ने उस लाल बालों वाले आदमी की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या यह अच्छा है और चाहिए तुम्हें? इतना बोलकर अकीरा ने फिर उस आदमी को बेरहमी से लात मारी। इस बार वह आदमी सीधा जमीन पर गिर गया। अब तुम्हें जिंदगी भर मजा आएगा, जब तुम जिंदगी भर खुश नहीं रहोगे तो। ये सुनकर लाल बालों वाला आदमी गुस्से से भर गया। वह गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे तुम अभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो पकड़ो इसे, मैं आज इस को मारने जा रहा हूं। हाँ बॉस। गैंगस्टरों की भीड़ आगे बढ़ी अकीरा को पकड़ने के लिए। ये देखकर अकीरा बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि अकीरा ने अच्छे से अपनी कलाई को रगड़ा। सारे गैंगस्टर अकीरा को धमका रहे थे और उसकी तरफ आगे बढ़े। वही ये देखकर अकीरा उन्हें मरते उससे पहले ही किसी की धीमी हंसी वहां सबको सुनाई दी। यह महसूस करके गैंगस्टर जो अकीरा की तरफ बढ़ रहे थे वह सब रुक गए और अकीरा के साथ उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा। जहां पर एक आदमी खड़ा था, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसकी बाजू पर ग्रे कलर का जैकेट लटका हुआ था। उसके चेहरे पर एक सनकी भरी स्माइल थी। वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए अकीरा के पास आने लगा। ये देखकर अकीरा की आंखों में चमक आ गई और वह धीरे से बोली, मेरा मोस्ट हैंडसम हीरो आ गया इस वर्ल्ड का। उस आदमी के वहां मौजूद होने से आसपास की हवा में भी तनाव बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आदमी ने हवा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया हो। यह और कोई नहीं, अभिवंत था। अभिवंत अकीरा के पास पहुंचा और अपनी जैकेट आराम से अकीरा के कंधों पर उड़ा दी। इसे लो और साइड में किनारे पर खड़े हो जाओ और 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखना, ओके? अकीरा ने एक अच्छी बच्ची की तरह जैकेट को गले लगाया। 4 कदम पीछे होकर किनारे पर खड़ी हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की और एक्साइटेड होकर अभिवंत को देखने लगी। अभिवंत ने अपनी नेकलाइन ढीली की, अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और गैंगस्टरों की ओर अपना हल्का सा सिर उठाकर देखा। अभिवंत ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, बस शांति से उन्हें देखता रहा। अभिवंत के उन्हें शांति से देखने की वजह से सारे गैंगस्टर थोड़े डर गए थे। तभी एक मोटे से आदमी ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वहीं अकीरा ने जिस लाल बालों वाले आदमी को अभी अभी पीटा था वह खड़ा हुआ और अपने दांत पीसते हुए अपने साथियों से बोला, और तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ एक आदमी है
और हम 5 लोग, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभिवंत ने उस आदमी को देखा और सार्कास्टिकली हंसते हुए उसने अपने होठों के कोने मोड़े और उस लाल बालों वाले आदमी के पास जाकर उसे एक जोर की लात मारी। और पलक झपकते ही सभी गैंगस्टर जमीन पर गिर पड़े और दर्द से करहाते हुए रोने लगे। यह आदमी बिल्कुल भी इंसान नहीं है। एक नज़र सभी गैंगस्टर को देखने के बाद अभिवंत ने अपनी डेंजरस वॉइस में कहा, लिटिल गर्ल। वही यह सुनकर अकीरा जल्दी से अभिवंत की तरफ बढ़ी और अभिवंत के हाथ को पकड़ने ही वाली थी। उससे पहले अभिवंत ने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक शब्द बोला, क्लीन। ये सुनकर अकीरा का मुंह बन गया और उसने अपने बैग से टिश्यू पेपर निकला और खुद के हाथ को क्लीन करा। अभिवंत ने अकीरा का हाथ पकड़ लिया। बॉस, व्याख्यात पुलिस के साथ वहां पहुंचा, उनके पीछे पुलिस की पूरी टीम थी। अभिवंत को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर राज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आई एम सॉरी, हमें यहाँ की सिक्योरिटी चेक कर लेनी चाहिए थी। ये देखकर जमीन पर गिरे गैंगस्टर का चेहरा पीले पड़ गया और उनके शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगे। वह लोग सच में अभिवंत को नहीं जानते थे, लेकिन वह पुलिस वालों को जरूर जानते थे, खासकर पुलिस इंस्पेक्टर राज को, जो कि एक पावरफुल पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस को देखकर उन्हें इतना तो पता चल गया था, अब वह लोग बचने नहीं वाले। मुंबई। अभिवंत ने एक नज़र इंस्पेक्टर राज को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आई थिंक मुझे अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इन लोगों से कैसे निपटना है। फिर नीचे ज़मीन पर पड़े गैंगस्टर को देखते हुए बोला, और हाँ, जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ, इन्हें यहाँ किसने भेजा था, किसका काम है ये। ओके मिस्टर सूर्यवंशी। इंस्पेक्टर राज ने अपना सिर हिलाया और अभिवंत से बोला, मैं जल्द से जल्द इस बारे में पता लगा लूँगा। वहीं अभिवंत ने अकीरा की तरफ देखा, जो क्यूरियस होकर इंस्पेक्टर राज को घूर रही थी। ये देखकर वह गुस्से से अकीरा के सामने आकर खड़ा हो गया और अकीरा के कंधे पर पड़ा हुई अपनी जैकेट को ठीक करने लगा। अपने सामने लंबे चौड़े आदमी को देखकर अकीरा का मुंह बन गया और वह धीरे से बोली, इस राक्षस की वजह से मैं उस हैंडसम इंस्पेक्टर को भी नहीं देख पा रही। बेशक अकीरा ने ये सब बहुत हल्के से बोला था, लेकिन अकीरा की सारी बातें अभिवंत ने सुन ली थी और वह अकीरा से दांत पीसते हुए बोला, क्या मैं कम पड़ गया हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें और लड़कों को देखने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें तो मैं मेंशन जाकर बताऊंगा। अभी पहले खाना खाने चलो। इतना बोलकर अभिवंत ने अकीरा का एक हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गली के बाहर ले जाने लगा। ये देखकर अकीरा थोड़ा डर गई और उसने अभिवंत को धीरे से आवाज लगाते हुए कहा, अभी हम। अभिवंत ने चलते हुए ही कहा। अकीरा ने प्यार से अभिवंत को मनाते हुए कहा, ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, मैं तो बस वह देख रही थी वह इंस्पेक्टर ठीक इंसान है कि नहीं, वह सच्चाई का पता लगाएगा भी यह नहीं, अभी तुम भी थोड़े बहुत हैंडसम हो। अभिवंत ने पीछे मुड़कर अकीरा को देखा और गुस्से से बोला, थोड़े बहुत से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वह इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? हाँ, अकीरा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। यह सुनकर अभिवंत गुस्से से लाल हो गया और अकीरा को अपने करीब खींचकर गुस्से से बोला, क्या बोली तुम, एक बार फिर से बोलना। अरे नहीं, तुम बेस्ट हो और मेरे लिए तुम ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हो इस पूरी दुनिया में, मैंने तो ये बोला। अकीरा ने अपना मासूम चेहरा बनाते हुए कहा और अपनी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए अभिवंत को देखने लगी। ये देखकर अभिवंत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नज़र अकीरा के होठों पर गई, जो एकदम चीरी की तरह लाल थे। ये देखकर उससे कंट्रोल नहीं हुए और अभिवंत ने अपने होठ अकीरा के होठों पर रख दिए। अभिवंत के इस एक्शन से अकीरा शॉक थी और दोनों के पीछे आ रहा व्याख्यात भी ये देखकर शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अभी अचानक व्याख्यात का फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ सुनकर अभिवंत अपने होश में आया और अकीरा से दूर हो गया। अकीरा ने पीछे मुड़कर व्याख्यात को देखा और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही अभिवंत व्याख्यात को घूर कर देख रहा था, जिसने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और जल्दी से उसे बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच उसे अपने बॉस की घूरती हुई नज़र अच्छे से अपने ऊपर महसूस हो रही थी। सॉरी बॉस, इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि वह वहां पर खड़े होकर अभिवंत को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अभिवंत ने अकीरा को देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने अकीरा को अपने और ज़्यादा करीब करते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारे पति से ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर अकीरा घूरकर अभिवंत को देखने लगी। अभिवंत अकीरा को लेकर कार में चला गया और जल्दी ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में दोनों ने खाना खाया, क्योंकि अभिवंत को अच्छे से पता था कि अकीरा को तीखा खाना बहुत पसंद है। दोपहर में अकीरा की कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह मैंशन वापस चले गए। थके होने के कारण अकीरा रूम में जाकर सो गई। वहीं अभिवंत स्टडी रूम में चेयर पर बैठा हुआ एक फाइल पढ़ा था। तभी व्याख्यात स्टडी रूम के अंदर आया और अभिवंत के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस, मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कपूर फैमिली का किया हुआ है।
उन्होंने ही वह गैंगस्टर को भेजा था। नवी ने मैडम को फंसाया, लेकिन इसके बदले उसे ही कॉलेज से निकाल दिया गया। इसलिए उसका दिल में मैडम के लिए नफरत भरी हुई थी और गैंगस्टर को भेजकर वह अपना बदला लेना चाहती थी। ये सुनकर अभिवंत का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वही व्याख्यात ने अपने बॉस से पूछते हुए कहा, बॉस अब क्या करना है उस नवी के साथ? अभिवंत ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, वैसे तो मेरा खुद का कानून अलग है, इसलिए मैं खुद उनसे निपटूंगा। और जहां तक कपूर फैमिली की बात है, वह ऐसे नहीं सुधरने वाली, इसलिए कल तक उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दो। वही कपूर फैमिली। नवी आराम से सोफे पर लेटे हुए तरबूज खा रही थी और अपने फ़ोन को चलते हुए इंतजार कर रही थी कब उसके पास अकीरा की बदनामी की खबर आएगी। ये जानने के बाद कि अकीरा नाइट स्ट्रीट मार्केट में जा रही थी, उसने स्पेशली गैंगस्टर के ग्रुप को वहां अकीरा के साथ जबरदस्ती करने को भेजा था। टाइम को कैलकुलेट करते हुए अकीरा के साथ उन गैंगस्टर ने अभी तक उसका काम कर दिया होगा। ये भी हो सकता है उन गैंगस्टर ने अकीरा को इतना टॉर्चर किया हो कि अकीरा खुद की जान लेने पर आ जाए। ये सब सोचते हुए नवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने नेत्रा को कॉल मिलते हुए उससे कहा, थैंक यू नेत्रा, मुझे अकीरा के नाइट स्ट्रीट मार्केट में जाने के बारे में बताने के लिए। अब तुम भी इंतजार करो, जल्दी ही अकीरा की बर्बादी की खबर आएगी। फ़ोन के दूसरी तरफ से नेत्रा ये सुनकर जोर से हंसी। तभी नवी की मॉम मिस्टर कपूर वहां आ गया और नवी को डांटती हुई बोली, नवी तुम ये पर आराम से लेती हुई फ़ोन पर बात कर रही हो, कॉल काटो अभी। आह मॉम, नवी ने इतना बोलकर नेत्रा से बाद में बात करने को कहा और फ़ोन रख दिया। मिसेज कपूर नवी के पास बैठी और प्यार से अपनी बेटी से बोली, उदास मत होना, वह सिर्फ एक बुरा सपना था, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। मॉम ने तुम्हारे लिए एक बेस्ट कॉलेज देखा है अमेरिका में और वहाँ की स्टडीज़ इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक सक्सेसफुल इंसान बनकर वहाँ से वापस आओगी तो अकीरा तुम्हारी पैर की जूती के बराबर भी नहीं रह जाएगी। ये सुनकर नवी के होठों के कोने थोड़े मुड़ गए और वह खुश होते हुए अपने मन में बोली, वह बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका जाएगी और अकीरा यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। फिर देखते हैं मिस्टर सूर्यवंशी कैसे अकीरा को पसंद करते हैं। इतना सोचकर उसने अपने फ़ोन को देखा जिस पर वह उस गैंगस्टर के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। ये देखकर नवी परेशान हो गई। मिसेज कपूर आगे अपनी बेटी से कुछ बोलती उससे पहले ही उसके घर की डोर बेल बजी। दरवाज़ा खुला होने के कारण मिसेज कपूर ने पीछे मुड़कर देखा जहां पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर नवी और मिसेज कपूर का दिल जोर से धड़कने लगा और वह डर गई। पुलिस को उनके घर के अंदर आते हुए देखकर नवी और मिसेज कपूर डर गई। मिसेज कपूर ने अपने डर को काबू करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर राज से कहा, इंस्पेक्टर राज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में? मिसेज कपूर इंस्पेक्टर राज को जानती थी, लेकिन तब भी इंस्पेक्टर राज को उनके साथियों के साथ घर में घुसता देख वह नाखुश हो गई। इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को देखा और सेल्फिश भाव से कहा, ये बात आप अपनी बेटी से पूछिए कि उसने क्या किया है। आपकी बेटी दूसरों को चोट पहुंचाने और मर्डर करने के लिए गैंगस्टर को हायर करके उन्हें पैसे देती है। ये सुनकर मिसेज कपूर शॉक्ड थी और वह मना करना चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन फिर अकीरा के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिए। मिसेज कपूर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर राज, आपको यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। जिसका जवाब देते हुआ इंस्पेक्टर राज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, पुलिस स्टेशन चलिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मॉम, नवी की आवाज़ डर से कांप रही थी। जब मिसेज कपूर ने नवी की तरफ देखा तो वह भी परेशान हो गई और अपने दांत पीसते हुए इंस्पेक्टर राज से बोली, इंस्पेक्टर राज, हमारा रिश्ता क्या है? जब मैं बोल रही हूं कि कोई गलतफहमी होगी तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और सख्त के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिसेज कपूर, कानून सबके लिए एक है, उसमें सहानुभूति जैसा कोई शब्द नहीं। और रही बात आपकी बेटी की, तो उसने इस बार किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए था। मुंबई। इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और सख्ती के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिसेज कपूर, कानून सबके लिए एक है, उसमें सहानुभूति जैसा कोई शब्द नहीं। और रही बात आपकी बेटी की, तो उसने इस बार किसी ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर राज ने मिसेज कपूर के साथ बकवास बात नहीं की और सीधे दो लोगों को नवी को अरेस्ट करने को भेजा और उसे बाहर लाकर पुलिस जीप में बैठने के लिए कहा। दो लेडी कांस्टेबल ने नवी को अरेस्ट किया और उसे बाहर ले जाने लगी। ये देखकर नवी रोते हुए अपनी मॉम को आवाज़ देने लगी, लेकिन इसमें मिसेज कपूर भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए बोली, नवी, तुम परेशान मत होना, मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। मिसेज कपूर ने हेल्पलेस होकर नवी को जाते हुए देखा, लेकिन उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी।
मिसेज कपूर बहुत ज़्यादा चिंतित थी और उन्होंने जल्दी से अपने पति मिस्टर गौतम कपूर को कॉल किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह वापस आएंगे और नवी को बचाएंगे। मिसेज कपूर कॉल मिलती उससे पहले ही उन्होंने देखा मिस्टर कपूर घर के अंदर आ रहे थे। ये देखकर मिसेज कपूर गौतम जी को देखती हुई बोली, डार्लिंग, तुम वापस आ गए। फिर वह भागती हुई मिस्टर कपूर के पास गई और बोली, हमारी बेटी। मिसेज कपूर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही मिस्टर कपूर ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। ये देखकर मिसेज कपूर शॉक्ड हो गई और हैरान होकर मिस्टर कपूर को देखने लगी। मिस्टर कपूर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम किस मुंह से उसका जिक्र कर रही हो? उस लड़की के लिए बाहर मरना ही बेहतर होगा। और जो तुम हर दिन एक न्यू लेटेस्ट बैग ले जाती हो अपनी किटी पार्टी में, सब बंद। तुमने मेरे लिए किस तरह की बेटी पैदा की? पता नहीं तुमने किस पावरफुल इंसान को उकसा दिया जो आज मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने जिस कंपनी को बनाने में इतनी मेहनत की वह सब बर्बाद हो गई। वही नेत्रा के घर पर नेत्रा आराम से अपने रूम में बैठी हुई नवी के पास से अच्छी खबर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। ये देखकर नेत्रा थोड़ी नाराज हो गई। वह अभी भी नवी के मैसेज का इंतजार कर रही थी कि वह उसे अकीरा की बदनामी भरी फोटोज भेजेगी। नेत्रा, जल्दी नीचे आओ, आशी जी ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर नेत्रा जल्दी से नीचे आए। वही आशी जी ने नेत्रा को समझते हुए कहा, आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए अपने मैनर्स को याद रखना। नेत्रा ने सिर हिलाया और अपनी मॉम के साथ गेस्ट के आने की तैयारी करने लगी। जल्दी ही नेत्रा अपनी मॉम के साथ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। नेत्रा के चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे, जैसे वह कुछ सोच रही हो। आशी जी ने नेत्रा को फिर समझते हुए कहा, नेत्रा, याद रहे, अच्छे से बिहेव करना। तुम्हें पता है न, वह मुंबई के कितने पॉपुलर इंसान है। अगर तुमने उनका दिल जीत लिया तो तुम्हारा आगे का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। ओके मॉम, नेत्रा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तभी एक काली मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे मैंशन के अंदर आकर रुकी। ये देखकर मुस्कराते हुए नेत्रा और आशी जी अच्छे से खड़े हो गए। कार का दरवाज़ा खुला और एक लंबा आदमी पहले कार से बाहर निकला, फिर उसने पीछे की सीट का दरवाज़ा रिस्पेक्ट से खोला। दादाजी, नेत्रा ने धीरे से कहा और अपनी मॉम का इशारा पाकर जल्दी से उसकी कार के पास गई, उन्हें कार से बाहर निकलने में मदद करने के लिए। मिस्टर रायजादा ने नेत्रा को देखकर हल्के से अपना सिर हिलाया। अकीरा के इलाज के बाद उनका शरीर और उनकी दिक्कत दोनों ठीक हो गई थी। वही आशी जी ने झट से मेंशन में उसका स्वागत किया और नौकर से उसकी देखभाल करते हुए चाय लाने को कहा। मुंबई के ये कितने फेमस इंसान थे और कितनी ही फैमिलीज रायजादा से अपना रिश्ता जोड़कर मजबूत करना चाहती थी। इस बार मिस्टर धनराज रायजादा यहाँ आए थे, सिर्फ मिरेकल डॉक्टर सारा की तलाश में। आशी जी ने चापलूसी करते हुए मिस्टर रायजादा से बोली, मिस्टर रायजादा, मैंने सुना है कि आप यहाँ रास्ते में बेहोश हो गए थे। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मिस्टर रायजादा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो गया है। मिस्टर रायजादा ने अकीरा के बारे में सोचा और मुस्कुराते हुआ बोले, इस बार भी मेरी किस्मत है। कॉलेज के पास नाइट स्ट्रीट मार्केट में एक छोटी सी जीनियस डॉक्टर मिली थी। उसने मेरी बॉडी में सिल्वर न्यूडल्स लगाए और फिर तुरंत मुझे लगा मेरा शरीर और हड्डियां पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई हो। नाइट स्ट्रीट मार्केट, नेत्रा ने अकीरा के बारे में सोचा। वह भी नाइट स्ट्रीट मार्केट में गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसका आइडिया बहुत बेतुका था। वह घटिया लड़की क्या मेडिसिन के बारे में जानती होगी? आशी जी तो अभी भी सरप्राइज थी और वह बोली, क्या मुंबई में इतना पावरफुल अच्छा डॉक्टर भी कोई है? मैं उसे क्यों नहीं जानती? मेरी माँ की भी तबीयत हाल ही में खराब हो गया है। मैं भी एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ। वहीं नेत्रा ने भी अपनी आंखों से उसे इंसान की तारीफ करते हुए कहा, हाँ दादाजी, आप उन्हें एक मिरेकल डॉक्टर भी कह सकते हैं। वह डॉक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल पसंद हो गए। नेत्रा भी शुरुआत से डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन ग्रेड अच्छे ना आने की वजह से वह मेडिसिन कॉलेज में नहीं जा पाए। मुंबई, मिस्टर रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सच में बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर थी। मिस्टर रायजादा ने अकीरा के बारे में थोड़ा पता लगा लिया था, लेकिन तब भी उन्होंने किसी के सामने उसकी नाम तक नहीं बताए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई अकीरा के बारे में जानकर आगे उसे उसकी ज़िंदगी में परेशानी करे। अभी उन्हें अकीरा को थैंक यू बोलने के लिए उससे मिलना भी था। ये देखकर कि वह थोड़े थके हुए लग रहे हैं, आशी जी ने आगे कोई और सवाल नहीं किया और एक नौकर से बोलकर उन्हें उनका कमरे में ले जाने को कहा। वही नेत्रा को अपने मॉम की बात ध्यान में आए और उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी को मैं उनके कमरे तक ले जाती। इतना बोलकर नेत्रा उन्हें सहारा देती हुई उनके कमरे तक ले गई। वही वह पूरी दोपहर मिस्टर रायजादा की आगे पीछे घूमती रही। नेत्रा का इतना कंसर्न देखकर वह अच्छे से समझ गए थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वह उनसे क्या चाहती है।
इतना सोचकर उन्होंने नेत्रा से सीधे साधे शब्दों में कहा, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, जल्दी ही तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सुनकर नेत्रा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मिस्टर रायजादा के आगे पीछे घूमे। इतना सोचकर वह मिस्टर रायजादा की कमरे से बाहर निकालकर अपने कमरे में चली गई। अब वह ये जानने के लिए भी एक्साइटेड थी कि अकीरा के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि नवी का अभी तक उसके पास कोई मैसेज नहीं आया था। इसके बारे में सोचते हुआ नेत्रा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वह नवी को कॉल करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया। नेत्रा ने कन्फ्यूज होकर उसे खोला तो उसमें कपूर फैमिली की न्यूज़ थी। वीडियो में एक रिपोर्टर बोल रहा था, ज़्यादा तादाद में पुलिस ऑफिसर कपूर मैंशन पहुंचे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया था कपूर फैमिली ने? ये देखकर नेत्रा की पकड़ फ़ोन पर मजबूत हो गई और उसने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर पटका गया। पूरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। अगले दिन अकीरा कॉलेज गई। क्लासरूम में हर कोई नवी और कपूर फैमिली के बारे में बात कर रहा था और आज भी अक्षय आराम से अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने दो साथियों से दावा रहा था। ये बात पूरे शहर को पता चल चुकी थी। कपूर फैमिली मुंबई की कोई इतनी रिच फैमिली भी नहीं थी, तब भी वह एक रिस्पेक्टेबल फैमिली मानी जाती थी। लेकिन कल कपूर मैंशन में पुलिस ऑफिसर पहले नवी को लेकर गए, उसके बाद कूपर कॉरपोरेशन बैंक कर्प्ट हो गई और कपूर मैंशन में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। कुल मिलाकर कपूर फैमिली मुंबई में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्लास में एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इसका अकीरा से कोई लेना देना है? जैसे ही अकीरा कॉलेज से बाहर निकल कर गई, तब से ही यह सब शुरू हुआ और कल रात तक सब खत्म भी हो गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंट है? यह अकीरा ने ही यह सब करवाया है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता अकीरा यह अब कर सकती है। आखिर उसके पास इतनी पावर आएगी कहाँ से? इट्स इम्पॉसिबल। तभी उसके पास एक और लड़की ने आते हुए कहा, ओह, बात करना बंद करो, अकीरा यहाँ पर है। अकीरा अपनी सेट पर जाकर बैठ गई और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने बगल में देखा, जहां नेत्रा पहले से ही बैठी हुई थी। नेत्रा ने अपनी गहरी आंखों से अकीरा की तरफ देखा और अपने दांत पीस लिए। अनएक्सपेक्टेडली अकीरा बिल्कुल ठीक थी और नवी पुलिस स्टेशन के अंदर थी। वहीं अक्षय भी अकीरा को घूर कर देख रहा था। उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अकीरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल इंसान जरूर है। लेकिन कौन, यह उसे अभी तक पता नहीं चली थी। टीचर भी क्लास के अंदर आ चुके थे। क्लास स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। जल्दी ही काउंसलर और प्रोफेसर दक्ष क्लासरूम के अंदर आए और सभी बच्चों से मुस्कुराते हुए बोले, जल्द ही कॉलेज में आर्ट कंपटीशन होने वाला है, इसलिए कोई भी बच्चा इसमें पार्ट ले सकता है। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा? इतना बोलकर उन्होंने पूरी क्लास में अपनी नज़रें डाली। आर्ट कॉम्पिटिशन, ये सुनकर अकीरा ने अपने माथे पर हाथ मारा, ये कितनी ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। लेकिन तभी किसी ने नेत्रा से पूछा, नेत्रा, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी? हाँ, और मैं इंडियन पेंटिंग बनाऊंगी, नेत्रा ने खुश होते हुए कहा। नेत्रा की बात सुनकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडियन पेंटिंग अच्छा आइडिया है। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, जिनका नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन है, और प्रोफेसर जयराज जी मुंबई यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आएंगे। नेत्रा, तुम्हारी पेंटिंग स्किल पहले से ही अच्छी है, क्या पता तुम्हारी पेंटिंग देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन खुश हो जाए। जब अकीरा ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के बारे में सुना तो उसने अपना सिर हिलकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। वही काउंसलर ने कहा, सच में, मैं ये डिसाइड करने के लिए किस टॉपिक पर पेंटिंग बेस्ट रहेगी उसके लिए चिट्स निकलने वाला था, लेकिन नेत्रा का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब यही टॉपिक है और सारे बच्चों जो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसी टॉपिक पर अपना दिमाग लगाकर पेंटिंग्स बनाएंगे। वही नेत्रा ये सुनकर खुश हुई कि उसका आइडिया काउंसलर को अच्छा लगा। नेत्रा अपने मन में बोली, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंपटीशन में जितना ही होगा। नेत्रा पियानो और कैलीग्राफी में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था और शायद ही कोई नेत्रा को पेंटिंग में टक्कर दे सकता था। उसका सपना था पेंटिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करने का। वही अकीरा ने भी कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। अकीरा को अपना नाम लिस्ट में लिखवाते हुए देखकर प्रोफेसर दक्ष हैरान थे और उन्होंने हैरानी से कहा, अरे, अकीरा ने भी कंपटीशन में पार्ट लिया है। ये बोलकर नेत्रा के पास बैठी हुई अकीरा पर उन्होंने अपनी नज़र डाली। प्रोफेसर दक्ष अपने मन में बोले, क्या अकीरा यह नहीं देख सकी कि नेत्रा ने कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, इसलिए नेत्रा को देखकर उसने भी अपना नाम लिखवा लिया। मैंने पहले कभी नहीं सुना और न देखा कि अकीरा ने आर्ट कंपटीशन में पार्ट लिया हो। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, या इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।